नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। मेरा नाम है मनीष, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आज हम जो बात करने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट में वो है डिजिटल दुनिया का एक और उभरता सितारा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप्स की। ये जो ब्लू चिप्स है ना, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के मानिक हैं या नगीने हैं। और हमारे पास हमारे दोस्त और गाइड अपूर्वा है जो हमको इन नगीनों के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराएंगे। तो अपूर्वा, क्या आप तैयार हैं डीफाई ब्लू चिप्स के राज खुलवाने के लिए? बिल्कुल मनीष, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। आपने जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। जो डीफी ब्लू चिप्स यानी नगीने या इंग्लिश में कहे तो ओजी प्रोटोकॉल्स है, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया पूर्वा, चलिए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये जो ब्लू चिप्स हैं, ये डीफाई की दुनिया में ये है क्या भला? तो मनीष, ये ब्लू चिप अमूमन हम ट्रेडिशनल फाइनेंस में यूज़ करते हैं। जनरली इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी विशाल कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ा मार्केट कैप होल्ड करती है, बहुत ही स्टेबल है, इन्वेस्टर को रेगुलर स्टेबल रिटर्न्स देती है, अमूमन उसी तौर की कंपनीज को हम ब्लू चिप्स कहते हैं। तो उसी तरह डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में अब ट्राइड एंड टेस्टेड कई प्रोजेक्ट्स है इथेरियम के ऊपर जो काफी बैटल टेस्टेड हो गए 3-4 साल से, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन पर बिल्ड हुए हैं। तो उसका फायदा भी है और गैर फायदा भी है। गैर फायदा ये होता है कि ये कंप्लीटली ओपन सोर्स हो जाते हैं। उनके ऊपर हमले अमूमन हर रोज होते हैं। कोई उनको ब्रेक करना चाहता है, कोई उनको हैक करना चाहता है, कोई उसमें बग डालना चाहता है कि किस तरह से हम मैनिपुलेट, बिकॉज ये ओपन सोर्स है, राइट। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान छेड़खानी करना चाहे या सोच रहा है तो उसको मौका मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज हम जो डीफी ब्लू चिप्स के बारे में बात करेंगे, दे हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन एंड अगेन, जिसको कहते हैं बैटल हार्डन हो गए। और उनका मार्केट कैप और उनका मार्केट फिट और यूजर्स का यूजेज, ये तीनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। इसीलिए हम उनको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की ब्लू चिप या नगीने। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। और ये जो इनकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो इजी टारगेट या सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बड़ी दिलचस्प बात थी। लेकिन ये जो ब्लू चिप्स हैं, ये जो दूसरी डीफाई की जनता है, इनसे कैसे अलग हैं ये? मैं फिर से वही बात करूंगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि ये बैटल टेस्टेड हो जाती है। दूसरी चीज है, बैटल टेस्टेड हो जाती है तो फिर उसके कॉपी कैट्स वर्जन्स भी बहुत आते हैं, क्योंकि जो उसका कोड होता है तो बेसिकली कॉपी पेस्ट करके आप कोई और नाम देकर वही प्रोटोकॉल चला सकते हो। अगर कोड लेवल पर आप चेक करोगे, राइट, ब्रांडिंग कोड सेम टू सेम हो सकता है, ब्रांडिंग अलग होगी, लेकिन लोगों का विश्वास और इथेरियम कम्युनिटी खास करके, और जो लोग वहां पर स्ट्रॉन्ग, जो जिसे कहते हैं हम नेटवर्क स्टेट बनता जा रहा है, तो उनको पता होता है कि ओरिजिनल कौन है। उससे क्या हो जाता है कि अब पिछले 4 साल में उनका ट्रैफिक और उनकी क्रेडिबिलिटी सबसे अधिक है। उसके साथ साथ उनका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत बड़ा है, और जो टोटल वैल्यू लॉक्ड की हमने बात की थी आगे वाले एपिसोड्स में, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अद्भुत हो जाता है मनीष कि आपने दुकान खोली हुई है, आपकी दुकान चल गई है, और मेरे पास पूरा कच्चा चिट्टा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं वही कॉपी पेस्ट करके मैं दूसरी दुकान खोल रहा हूँ। मैं चाहे इथेरियम पर खोलूं, कोई और ब्लॉकचेन पर खोलूं, लेकिन ये अद्भुत चीज है कि आपका जो मार्केट शेयर है, आपके जो लॉयल कस्टमर है, वो टूट नहीं रहे। मैं चाहकर भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं उनको। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज है। अमूमन हमें रेगुलर दुनिया में ट्रेडफाई में कहीं पर नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपके पास कोई एज होती है, टेक्नोलॉजिकल एज होती है, तो उसको आप पकड़ के रखते हैं, अपने कंपटीटर से छिपा के रखते हैं, उनके पास नहीं पहुंचती। यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता, और उसके बावजूद लोगों का प्यार, लोगों का इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ओरिजिनल के साथ काफी गहरा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था आपने जो भी बताया। एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, वो मेरे ख्याल से सबसे शुरुआती, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा सा हमें ना डीफाई के इतिहास का जो सफर है उस पर लेकर चले। तो डीफाई का इतिहास भी जुड़ा हुआ है इथेरियम के साथ, और इथेरियम लेकर आया 2015 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और 2017 में जो बुल मार्केट आया, जो मार्केट में तेजी आई, वो आई थी आईसीओ, इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग के द्वारा। तो हर साइकिल में जैसे हम हर बार डिस्क्लेमर देते हैं, वही होता है। 95% प्रोजेक्ट रातों रात गायब हो जाते हैं, कैम हो जाते हैं, पॉन्जी स्कीम हो जाती है। 2, 3, 4, 5% ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर नगीने मिल जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, अगर आप राइट टाइम राइट प्लेस पर कहीं पर हो, तो आप चिपक गए तो चिपक गए, वो वाला सिनारियो था। तो उसके साथ जो शुरुआत
शुरुआत हुई वो डीफाई का जन्म उसके बाद 2017 से शुरू हो गया। तो लोग डेवलप करना शुरू कर चुके थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे थे, ट्रायल एंड टेस्टेड कर रहे थे। सबसे पहले तो लेंडिंग और बोरोइंग, जिसे हम आगे बात की थी डिसेंट्रलाइज बैंकिंग की, वो वाला मॉडल शुरू हो गया था। और 2020 आते आते डिजिटल दुनिया में ये बहुत ही मशहूर शब्द है या टर्म है जो यूज होता है कि डीफी समर 2020 आगमन हुआ। तो डीफी समर में क्या हुआ कि बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स थे वो टेक ऑफ होना शुरू हो गए। और उसमें सबसे एक बड़ा नाम था कंपाउंड। जैसे हमने पहले आवे की बात की थी वैसे ही कंपाउंड था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी टोकन बना दी और उन्होंने बताया कि जो भी हमारे वहां अगर डिपॉजिट करेगा अपनी डिजिटल असेट्स या उसको कोलेटरल यूज करके बोरो करेगा तो उनको हम कंपाउंड की कॉम्प टोकन्स बांटेंगे, एयर ड्रॉप करेंगे। तो उससे डीफाई समर 2020 की शुरुआत हो गई और जिसे कहते हैं यील्ड फार्मिंग का फेज इथेरियम पर शुरू हुआ। तो करना क्या है, अगर आपके पास इथेरियम पड़े हैं, आइडल है, कुछ यूज नहीं कर रहे हो, जाकर प्लेटफॉर्म पर जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दो। उसके सामने आपको कंपाउंड की कॉम्प टोकन्स अक्यूमुलेट करना शुरू हो गए। अब कंपाउंड की टोकन्स जब लॉन्च होती है तो उसकी रियल वैल्यू बनती है, $1, $2, $5। आपने अगर कंपाउंड एयर ड्रॉप किया है, यील्ड फार्मिंग जिसे कहते हैं, तो आपने $1000 वो टोकन बेच दी तो यू गॉट $1000। तो ये क्रेज के साथ अमूमन जैसे हमने पहले बात की थी, तो डीफी समर में बहुत सारी अलग अलग प्रोटोकॉल यील्ड फार्मिंग वाले भी आ गए और स्कैम्स, पॉन्जी स्कीम्स भी शुरू हो गई। लेकिन ये कंपाउंड आवे और तीसरा एक बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल है। यहाँ पे मैं रोकूंगा, आप जो डीफी समर की बात कर रहे हैं, आप समर 2020 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसका जन्म हुआ था 2017 में, बट उसको मार्केट में आते आते प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलते मिलते 2020 हो गए और 2020 में वो टेक ऑफ हो गया। तो अमूमन अंदाजे से बता रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, $1 से $2 बिलियन से ज्यादा नहीं था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में डीफाई की टोटल वैल्यू लॉक। और उसके साथ एक और एंड्रू क्रॉनी करके एक बंदा है जिसने एक प्रोजेक्ट बनाया यन फाइनेंस, अगेन ओपन सोर्स, और उसकी करीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70,000 ही टोकन है। और उसने एक भी टोकन, जैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है, हमने बात की थी इनिशियल डेक्स ऑफरिंग है, वो कोई ऑप्शन कोई लॉन्च नहीं रखा था। उसने सिर्फ उसको यन फाइनेंस को वहां पर वो वॉल्ट्स बना दिए थे उसने। तो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फंड मैनेजर्स यूज करते हैं, वो ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी। तो अगर आपने आकर अपना इथेरियम या स्टेबल कॉइन्स डिपॉजिट किए तो आपको यन टोकन कमाने को मिलेगी। और 70,000 ही यन टोकन्स थे। तो लोगों को यील्ड फार्म में अर्न करने को मिले यन YFI टोकन। और क्योंकि उसकी निमित्त वो सिर्फ 70,000 ही थे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और वो गवर्नेंस टोकन थी, तो क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है 70,000, तो 2021-22 की तेजी आते आते वो टोकन मनीष $85,000-90,000 की एक टोकन हो गई थी, क्योंकि वो गवर्नेंस राइट दे रहा था यन फाइनेंस के ऊपर आपको। तो आपको गवर्नेंस मॉडल में कुछ भी वोटिंग करना है, कोई भी चेंजेस लाने, तो आपके पास वो टोकन होनी चाहिए वोटिंग के लिए। तो ये भी अद्भुत 2020 समर की ही पैदाइश थी यन फाइनेंस भी। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि बड़ी ही अच्छी बात आपने बताई। और जो 2022 का जो किस्सा है, मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था कि ये जो 2022 में हुआ क्या था। बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत तेजी से Web3 ब्लॉकचेन बढ़ रहा था। तो 2021 के पीक में हमने जब बात की कि जब 2020 फर्स्ट क्वार्टर में टोटल वैल्यू लॉक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर $1 से $2 बिलियन ही थे, वो 1.5 साल में 2021 एंड तक 325 बिलियन हो गए थे, विच इज अ स्टैगरिंग अमाउंट। कोई भी हिसाब से देखो तो 250 to 300x गेन्स था। अब काफी सारी चीजें जब बुल रन चलता है तो नाकाम ना बकवास चीजें भी चल जाती है, तो वो फेज था। और जाते जाते हो गया 2022 में एक लूना टेरा करके एक प्रोजेक्ट था, उनका खुद की अलग से ब्लॉकचेन थी, टेरा जिसे कहते थे। तो वो भी वही प्रोसेस, यील्ड फार्मिंग, टोकन फार्मिंग जिसकी बात कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो वो चला रहे थे, बट वो पीछे से सेंट्रलाइज था। तो उसके जो फाउंडर्स थे वो कंट्रोल करते थे ब्लॉकचेन को। तो वो उनका एक मॉडल था, उनका एक खुद का स्टेबल कॉइन था। तो वो स्टेबल कॉइन के ऊपर आपको 20% रिटर्न मिल रहा था। कितना? 20% स्टेबल कॉइन पे आपको वहां पर जाकर डिपॉजिट डालनी है। तो और वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो जो भी OG यानी जो Web3 ब्लॉकचेन के ओरिजिनल खिलाड़ी है, वो सब पूछ रहे थे कि यील्ड कहां से आ रहा है, क्योंकि एक Web3 क्रिप्टो में एक कहावत है, इफ यू डोंट नो वेयर द यील्ड इज कमिंग फ्रॉम, यू आर द यील्ड, लेकिन किसी और के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपको पता नहीं है कि ये यील्ड कहां से जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि किसी को दे रहे होगे, आप दोगे फिर। आप किसी की यील्ड हो
कोई पैसा आपके थ्रू कमा रहा है तो टोपी घूम रही है, तो उसके साथ उनका बहुत एक्सपोज होना शुरू हो गया और रातों रात वो $40 बिलियन की प्रोजेक्ट था लूना टेरा ब्लॉकचेन का, वो रातों रात 40 बिलियन से जीरो हो गया। और ये बेयर मार्केट की शुरुआत थी और वहां पर सब कुछ गिरने लगा और वो रीबिल्ड होते होते ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, अब जाकर कहीं मार्केट घूम रहा है। लेकिन सीखने को यही मिला है मनीष के 2022 से लेकर अब तक के जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल्स थे, जो इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन है, वहां पर हमें ये सब चीजें नहीं मिलती क्योंकि उनकी गति स्लो है आगे बढ़ने की, लेकिन नीयत और इंटीग्रिटी बहुत साफ है। उनका सबसे गोल्डन वर्ड जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो कोई भी चीज करनी है पहले उसको डिसेंट्रलाइज करना है जिससे कोई इंसान, कोई बंदा या लिमिटेड लोग कंट्रोल ना कर सके। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल राइट टाइम है क्योंकि आप एक थोड़ा सा सजेशन के मोड में आ रहे हैं, तो आप प्लीज यहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर बोल दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही कहा मनीष, हम सिर्फ आपको जागरूक कर रहे हैं नए प्लेटफॉर्म्स, नई टेक्नोलॉजी, Web3 की दुनिया के बारे में। तो इसे आप एंटरटेनमेंट समझ लीजिए, एजुकेशन समझ लीजिए और इसका मजा लीजिए। अगर आपको कोई भी निवेश करना हो तो उसके लिए आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी या किसी प्रोफेशनल के पास जाकर एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके बिना कोई भी वित्तीय इन्वेस्टमेंट ना की। तो बेसिकली ये है कि आप कहानी को समझिए, भावनाओं को समझिए, इन्हें वित्तीय सलाह मत समझिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते। तो ये कहानी थी 2022 की, जो 40 बिलियन से वो रातों रात जीरो पे आ गया था। अब धीरे 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 वो वापस उठ रहा है। जी हाँ। तो अब चलिए इसकी मूल्यांकन की बात कर लें। तो जो एक प्रोटोकॉल होती है, ये DeFi ब्लू चिप बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो प्रोटोकॉल वो होने चाहिए जो फीस जनरेट कर रहे हैं। तो क्या है, वो रेवेन्यू प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं। प्रोजेक्ट में जो निवेश कर रहे हैं, कम्युनिटी टोकन होल्डर्स है, प्रोटोकॉल की खुद की ट्रेजरीज है, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया उसका ये एक है। दूसरा, यूजर एक्टिविटी का ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से संचालित है और ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो हम इसको दिन रात मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने लोग ये प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है कि नहीं है। 2 साल पहले कितने यूजर्स थे, 1 साल पहले कितने थे, आज कितने। तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये कुछ ठीक ठाक हो रहा है। दूसरा प्रमाण हो गया उसका। तीसरा प्रमाण ये तभी हो सकता है कि अगर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोगों को वैल्यू मिल रही है। और तीसरा और एक पहलू है इसका, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग पहलू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि ये ऑपरेट करती है डीफी ब्लू चिप्स जो प्रोजेक्ट्स है, वो फाइनेंशियल वर्टिकल्स जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस में, उसी तरह से ऑपरेट करती है। लेकिन ये फुल्ली ऑन चेन है, तो कोई बैठकर पीछे से कोई चीज चला नहीं रहा है। तो ये सब कुछ डाटा आपको ब्लॉकचेन पर दिख जाता है। तो ये क्राइटेरिया हो गए बड़े बड़े जो हमें दिखाते हैं कि ये चीज होने की वजह से ये प्रोटोकॉल काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्टेबल और काफी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ा अच्छा समझाया आपने अपूर्वा। अच्छा, अब जो असली मुद्दा है उस असली मुद्दे पे आते हैं, और वो मुद्दा ये है मेरे जहन में कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लू चिप्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो पहला नंबर आप किसको देंगे? तो मनीष, हम आज इस एपिसोड में सिर्फ 7 टॉप ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम रखते हैं लीडो फाइनेंस। लीडो फाइनेंस की हमने बात करी थी। एग्जैक्टली, हमने इसके पहले वाले में ही लिक्विड स्टेकिंग प्रोजेक्ट है लीडो फाइनेंस। तो इथेरियम का सबसे बड़ा लिक्विड स्टेकिंग प्रोजेक्ट जो है वो है लीडो फाइनेंस, और आज की डेट में शायद बढ़ गया होगा, बट अमूमन आप समझ के चलो रफली $14 बिलियन का TVL है लीडो फाइनेंस का, सिर्फ लीडो फाइनेंस का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और बिकॉज ये इथेरियम बेस्ड है और लिक्विड स्टेकिंग टोकन इथेरियम की जो सबसे पहली क्रिएट की थी ये लीडो फाइनेंस ने की थी। तो उसकी वजह से इसका टॉप नंबर है। TVL की वजह से टोटल वैल्यू लॉक्ड करीबन $14 बिलियन की है। तो नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 पर चलते हैं। जाने से पहले एक और चीज लीडो फाइनेंस की, ये सबसे बड़ा लिक्विड स्टेकिंग प्रोजेक्ट है इथेरियम पर, जिसमें कशमकश हो रही है कि बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेक ईथ जो प्रोटोकॉल में है वो भी लीडो फाइनेंस ही है। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ढांसू प्रोजेक्ट है, इसका नाम है यूनिस्वैप। तो हमने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात की थी। आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है इथेरियम के ऊपर यूनिस्वैप, जहां पर जाकर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर सकते हो, या नॉर्मल यूजर्स की तरह एक्सचेंज कर सकते हो। इथेरियम देकर कुछ और खरीद सकते हो, स्टेबल कॉइन्स डालकर कुछ और ले सकते हो, और ये कंप्लीटली ऑन चेन है,
यानी फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। दूसरी चीज ये ऑटोमेटेड है विथ एल्गोरिदम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली एग्जीक्यूटेड है, तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होता है। और इसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड है करीबन आज की डेट में $3.3 बिलियन। और ये अद्भुत नंबर मैं आपको दे रहा हूं, मोर देन $1 ट्रिलियन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी यूनिस्वैप पर हो गई अब तक। तो जल्दी से वो बहुत ही संक्षेप में हम टीवीएल एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल वैल्यू लॉक, तो टीवीएल होती है कि जितने उस पे टोकन्स हैं उन सबकी वैल्यू मिला के आप उसको टीवीएल बोल रहे हैं। इज दैट करेक्ट? हाँ जी, ये सही बात है। तो अमूमन ये समझ सकते हैं उतनी लिक्विडिटी ऑलरेडी वहां पर है, और जो आज की प्राइसिंग है, अगर प्राइसिंग बढ़ जाती है 10x बढ़ जाती है तो ये टीवीएल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी वहीं पर पड़ी हुई। और उसके साथ ये फीस जनरेट करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए, राइट। तो कौन से पूल में सबसे ज्यादा फीस होती है, ये सारी बहुत गहराई वाली चीजें है, लेकिन ये हम होपफुली इसको हम सीजन 2 के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि हम गहराई से जाएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ट्विस्ट है मनीष, इसका टीवीएल नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन नंबर 2 यूनिस्वैप इसके लिए, क्योंकि उसकी इंपैक्ट इतनी लार्ज है, वो इतने सारे यूजर्स को सर्विस कर रहा है डे इन डे आउट, कि उसका नंबर बहुत ही बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने हम बात की, लेकिन मोर देन $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं यूनिस्वैप पर। तो जो हम ट्रेडिशनल वर्ल्ड में बात करते हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे यूएस में कॉइनबेस हो गया, रॉबिनहुड हो गया, वजीरेक्स इंडिया में है, CoinCDX, तो यूनिस्वैप डायरेक्टली अब दे आर कंपीटिंग विद सेंट्रलाइज एक्सचेंज, उनका वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है, वो वजह से वो नंबर 2 पर थे। और नंबर 3 पर आता है मेकरडाओ। मेकरडाओ के भी बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेकरडाओ का सबसे बड़ा पॉइंट है कि डाई स्टेबल कॉइन कहां से आता है, मेकरडाओ की वजह से आता है। तो मेकरडाओ इज द प्लेस जहां से डाई स्टेबल कॉइन की शुरुआत हुई, जो फुल्ली कोलेटरलाइज्ड है और बैक्ड बाय इथेरियम है। तो मेकरडाओ का टीवीएल है $5 बिलियन। हमने पहले भी बात की थी, और काफी सारी ट्रेजरीज बैक्ड है वहां पर, यूएस ट्रेजरीज, तो उससे आपको यील्ड मिलता है। उस वजह से मेकरडाओ अगेन अनदर ओजी प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, ये नंबर 3 पर आता है। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। एक उत्सुकता इस वजह से भी है कि ये जो आपने जो क्रम दिया है, वो क्रम क्यों दिया है। और जैसे मैं सोच रहा था कि शायद टीवीएल, द लार्जर टीवीएल इज हायर द वैल्यू, लेकिन अभी आपने वो ट्विस्ट के बारे में बताया, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली टू लर्न ऑल दीस। तो जल्दी से नंबर 4 पे आते हैं। जी बिल्कुल, नंबर 4 की बात करते हैं। और ये क्रम मेरे हिसाब से टीवीएल नंबर्स बहुत ही कॉमन क्राइटेरिया हो जाते हैं, बट वो काफी कमजोर होते हैं इम्पैक्ट को गेज करने में। सो 4 नंबर पर चलने से पहले मनीष, क्रम की बात करते हैं। तो फाइनेंस या नंबर्स से लेकर किसी को भी आंकना बहुत ही इजी चीज हो जाती है, लेकिन कई बार वो बहुत ही अधूरी चीज होती है, क्योंकि आप इम्पैक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो कोशिश मेरी ये है कि ये 7 प्रोजेक्ट्स जो डिफी ब्लू चिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी इम्पैक्ट के तौर पर हमने उनको रैंक दी हुई है। तो नंबर 4 पर चलते हैं, आवे फाइनेंस, जिसके बारे में हमने डिसेंट्रलाइज बैंकिंग में बात की हुई थी। तो आवे इज योर डिसेंट्रलाइज बैंक। आप उधर जाकर अपनी क्रिप्टो करेंसी को जाकर डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, उसको कोलेटरल की तरह यूज करके उसके सामने बोरो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं। अगर आपको मौका लगे और अगर आप चेक करना चाहे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बटन नहीं दबाना है, आपको पता है कि आपको डिपॉजिट डलनी है, के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट मिलेगा दिखा हुआ है। अगर उसको कोलेटरल यूज करके बोरो किया तो बोरोइंग रेट क्या है वो भी आपको दिख जाएगा। और ये अगेन ओजी प्रोजेक्ट है, कंपाउंड और आवे जो सबसे पुराने लेंडिंग प्रोटोकॉल्स है, और इसका टीवीएल है $7.4 बिलियन। यानी इतने वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी वहां पर ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिक संचालित किया जाने वाला फंड पड़ा हुआ है। तो ये नंबर 4 और नंबर 5 दोनों, 4 पर है आवे, 5 पर है कंपाउंड। आवे की टोटल वैल्यू लॉक्ड है 7.5 बिलियन के आसपास, और कंपाउंड की है करीबन $3 बिलियन। तो ये 4 और 5 हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिए, क्योंकि दोनों लेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 6 पर चलते हैं, और मनीष ये है मेरा सबसे प्रिय प्रोजेक्ट। हम नॉर्मली आम तौर पर जिनके आसपास बच्चे होते हैं तो उन्होंने लेगो के बारे में सुना हुआ है। तो हमारा नंबर 6 वाला जो प्रोटोकॉल है, इसने अद्भुत चीज की है। इसके आसपास, इसके आगे पीछे, इसके ऊपर नीचे फाइनेंशियल्स लेगो बन रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कर्व फाइनेंस। कर्व फाइनेंस का टोटल टीवीएल है
$1.5 बिलियन। बट ये डीफाई को एक्चुअली रीडिफाइन नहीं कर रहा है, वो उसने डिफाइन किया, क्योंकि कर्व फाइनेंस का बेसिक सिंपल मॉडल है, स्टेबल कॉइन में कोई भी ट्रेडिंग होती है, राइट, तो आपको स्लिपेज नाम हो, अगर आपने 1 लाख डाई के बदले में 1 लाख यूएसडीसी लेने हैं तो लोएस्ट स्लिपेज हो, कम से कम फीस लगे, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, अगर 1 बिलियन का ट्रांजेक्शन करना है आपको स्टेबल कॉइन में, तो ना वो ये मार्केट को तोड़ सकता है या स्लिपेज का कोई इश्यू होगा। तो ये डिजाइन किया गया था ये कॉन्सेप्ट को माइंड में लेकर, और उसके बाद ये हो गया है मनीष के कॉइन, बिकॉज ये जैसे हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि ये ओपन सोर्स है, तो वो ये फाइनेंशियल लेगो इस तरह से बन रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतना क्रिटिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के, तो लोग उसके इर्द गिर्द उसके ऊपर कोड लिख रहे हैं और उसके डेरिवेशंस बना रहे हैं। तो अगर आपको वोटिंग करना है, राइट, गवर्नेंस वोटिंग जो कर्व का है वो बहुत ही पावरफुल हो गया है, क्योंकि जिसको भी लिक्विडिटी चाहिए उसको वोटिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए करवाना है, तो वोटिंग कौन करेगा, तो कि जिसके पास सबसे ज्यादा कर्व फाइनेंस के टोकन्स होंगे, तो वो टोकन्स को कंट्रोल करने के चक्कर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स उसके इर्द गिर्द बन गए, जिसको कहा जाता है वेब3 की दुनिया में कर्व वॉर्स। कर्व फाइनेंस की वजह से कर्व वॉर्स, यानी जो सबसे ज्यादा वोट कंट्रोल करेगा वो प्रोजेक्ट्स सबसे ज्यादा गवर्नेंस में इंफ्लुएंस रख सकता है। तो इसके बारे में तो हम शायद एक छोटी सी सीरीज करेंगे, क्योंकि ये इतना अद्भुत है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और हम पहुंचते हैं इसके साथ लास्ट और फाइनल प्रोटोकॉल, जिसका नाम है यर्न फाइनेंस, अभी जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तो उसका टोटल वैल्यू लॉक्ड है $3 बिलियन रफली आज की डेट में। और ये क्या है, ये ऑटोमेटेड यील्ड जनरेटर है वॉल्ट के द्वारा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 40 एक्टिव स्ट्रेटेजीज है, जो आप पिक एंड चूज कर सकते हो कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको इन्वेस्ट करना है, जो आपकी ब्लू चिप असेट्स है, जैसे बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया या स्टेबल कॉइन्स हो गए, तो आप वो कोई भी स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं और उसका यील्ड 5% हो गया, 7% हो गया, 11% हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक वॉल्ट जनरेट करना है। तो ये था 7वां और आखिरी यर्न फाइनेंस। तो ये थे क्विक स्नैपशॉट ऑफ 7G डीफी ब्लू चिप्स। धन्यवाद अपूर्वा आपका साथ के लिए, और हमारे श्रोताओं का, हमारे लिसनर्स का और हमारे देखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।